नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद जोर शोर से हो रही है। 23 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बीच महागठबंधन की कसरत कर रहे विपक्षी दलों पर बसपा ने मायाजाल फेंका है। बसपा की ओर से जो संदेश दिया गया उस पर सियासी पारा हाई है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी की 80 सीटों पर दावेदारी बढ़ा दी, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण के प्रावधान की खबर पर सियासत अनियंत्रित हो चली है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश यादव, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को बहुजन संदेश की। राष्ट्रीय स्तर पर जब महागठबंधन की कवायद तेज है, एकला चलो के मंत्र पर आगे बढ़ रही बसपा ने बड़ा दावा किया है। बसपा सांसद मलूक नागर का दावा है कि विपक्षी एकता की कवायद में जुटे दल कितना भी जोर लगा ले, लौटकर बसपा के पास ही आना पड़ेगा। बसपा के इस दावे से चर्चा नई दिशा में चल निकली। विपक्षी एकता पर बसपा का यू टर्न निशाना। राहुल नीतीश अखिलेश को बहुजन शरणम गच्छामि संदेश। 24 की चुनावी राह पर बसपा अकेले दम पर दिल्ली विजय की हुंकार भर रही, तो विपक्षी एकता की कवायद में जुटी कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दल बसपा से दूरी बनाते दिख रहे। इस बीच बहुजन कैंप से निकले एक बयान ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बसपा सांसद मलूक नागर ने विपक्षी एकता पर चुभने वाला तंज कसा। दावा है कि बसपा से दूरी बना रहे दल गठबंधन को लेकर कितनी भी बैठक क्यों न कर ले, लौटकर बसपा के पास ही आना पड़ेगा। कहीं भी मीटिंग हो जाओ, पहले महाराष्ट्र में मीटिंग हुई, उड़ीसा में हुई, तेलंगाना में हुई, बिहार में हुई, चारों तरफ मीटिंगें होती रही हैं। उसी क्रम में ये अभी बिहार में फिर मीटिंग हो रही है। अभी तो 11.5 महीने हैं चुनाव को, कितनी मीटिंगें होंगी। आखिर में सबको आना पड़ेगा कि कुमारी बहन मायावती जी, आप बताओ कैसे करना और क्या करना है। संदेश साफ है, अगर भाजपा के सामने मजबूत गठबंधन की नींव रखनी है तो बसपा का साथ जरूरी है। बसपा सांसद मलूक नागर का यह बयान ऐसे समय में आया जब 2 दिन बाद 23 जून को पटना में 15 दलों की बैठक होने जा रही। इन दलों में कांग्रेस, बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू, आरजेडी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और रालोद समेत अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े दल शामिल हैं। खास बात यह है कि बैठक के लिए बसपा को आमंत्रण नहीं भेजा गया। दावा देश की 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने का है। नहीं, देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। पूरे देश में कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जनहित मुद्दों पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है सबको मालूम है, और बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है ये सबको मालूम है। बी टीम के रूप में कौन काम कर रही है सबको मालूम है। तो लगातार जब गठबंधन की बात होगी तब देखी जाएगी, मगर आज सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। हालांकि गठबंधन के मोर्चे पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि गठबंधन की स्थिति में यूपी में सपा बड़ी भूमिका निभाना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पहले ही कांग्रेस के सामने शर्त रख चुके हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस के नेता सपा और बसपा से गठबंधन के पक्ष में नहीं। गठबंधन के लिए ज्यादातर लोगों की राय थी, ज्यादातर क्या हमें लगता है सर्वसम्मत से राय थी कि गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश से या मायावती से ना किया जाए। यदि कोई छोटा दल आता है गठबंधन को हमारे साथ मैदान में, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। माना जा रहा है कि बसपा सांसद मलूक नागर का इशारा महागठबंधन के मोर्चे पर नजर आ रहे विपक्षी दलों के बीच इन्हीं मतभेदों की ओर है। इस बीच बसपा ने 2024 के चुनावी मंच पर पार्टी को मजबूती से खड़ा करने की ओर एक कदम और बढ़ा दिया। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती ने बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में मंडल और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। मीटिंग में राज्य स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों की भी समीक्षा होगी। इस बैठक में उन कामों की भी समीक्षा होगी जो
पिछले दिनों मायावती ने अपनी बैठक में पदाधिकारियों को दिए थे, जैसे बूथ कमेटियों के गठन का जो काम दिया गया था, गांव-गांव तक जाने का जो अभियान था उसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इन सभी चीज़ों की समीक्षा भी होगी कि आखिर किसने कितना काम अब तक कर लिया है। इसके अलावा 2024 के चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। चर्चा इस बात की भी है कि जिस तरह से महान दल ने ये कहा है कि चाहे बसपा उन्हें अपने साथ मिलाए या नहीं, लेकिन वो चुनाव में बसपा का समर्थन करेंगे। ऐसे में इस विषय पर भी कल की बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर बीते चुनाव को देखें तो 2012 के बाद से हर एक चुनाव के नतीजे बसपा के लिए निराशाजनक रहे। बसपा का वोट प्रतिशत लगातार कम हुआ। ऐसे में अब बसपा की सारी कवायद खोए हुए वोट बैंक को हासिल करने के साथ ही मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के बीच पार्टी की जड़ें मजबूत करने पर है, जिससे बसपा के विरोधियों की बेचैनी साफ नजर आती है। 2019 में अलग अलग लड़े थे क्या? 2017 में भी लड़े थे और 2022 में कहाँ थे? और जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो जरा उनसे पूछो, कहाँ बहन जी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ ओम प्रकाश राजभर। सपा और भाजपा का तर्क अपनी जगह, लेकिन बसपा की एकला चलो वाली नीति में अब महान दल का नाम भी जुड़ता दिख रहा। ये महान दल के लिए गर्व की बात है कि जिस मिशन को मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले, जिस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी लेके चल रही, उसी मिशन पे हम भी काम कर रहे हैं। हम भी बुद्धिस्ट हैं। डॉक्टर प्रज्ञा आनंद जी ने अपने फेसबुक पर एक सुंदर सा स्टिकर बनाया है, जिसमें उन्होंने मुझे कद्दावर नेता कहा और महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा और कहा कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया। उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद। ये महान दल के लिए एक शुभ संकेत है। और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव की पिच पर बसपा ने तूफानी रफ्तार से बैटिंग तेज कर दी है, जो विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती तैयार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात 24 की चुनावी पिच पर अखिलेश यादव के पावर गेम की। 2024 के महामुकाबले में साइकिल को दौड़ाने के लिए अखिलेश यादव मिशन मोड में काम कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की गोलबंदी कर भाजपा का विजय रथ रोकने की है। भाजपा के खिलाफ गठबंधन को लेकर भी सपा का दावा बड़ा है, जिस पर सियासी हलचल तेज है। चौबीस की चुनावी पिच पर अखिलेश का पावर गेम। मंथन से महाविजय का समाजवादी उद्घोष। लोकसभा के महामुकाबले में सपा की हुंकार सभी 80 सीट पर भाजपा का विजय रथ रोकने की है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नेता और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। सपा मुख्यालय पर कमोवेश हर रोज बैठक चल रही। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाताओं की घेराबंदी का संदेश दिया जा रहा, क्योंकि सपा जानती है कि अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो बूथ स्तर पर मोर्चाबंदी करनी होगी। हर जगह हम लोग अपना संगठन सही कर रहे हैं कि हर जाति, वर्ग और तबके में समाजवादी पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, और उसके तहत संदेश यही है कि हिंदुस्तान के और पूरे देश के जो दुश्वारियां हैं, जो बेरोजगारी का दंश है, उस सब का सिर्फ एक इलाज है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारे। ऐसा पहली बार है जब सपा ने हर एक लोकसभा सीट पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं सपा की तैयारी लोकसभा के चुनाव में पार्टी के दिग्गजों को उतारने की है। कहा जा रहा कि सपा कई मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा खबर है कि सपा ने अभी से 30 से ज्यादा सीट पर प्रत्याशियों के नाम का चयन भी कर लिया है। यानी इस बार सपा सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि रणनीति के स्तर पर भी भाजपा से खुद को आगे दिखाना चाहती है। खबर यह भी है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बाद हरदोई में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि अब 25 तारीख को हरदोई में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होगा। उसे लेकर भी पार्टी कार्यालय पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ क्या गठबंधन की स्थिति रहेगी, जो बैठक होने वाली है पटना में, उसके बाद किस तरीके से रणनीति बनेगी, इन सारे मुद्दों पर लगातार अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर मोर्चेबंदी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की संभावनाओं को लेकर भी सपा का बड़ा दावा है। हम सब लोगों को उम्मीद है, देश को उम्मीद है, वहां से एक ऐसा रास्ता निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी से हटाएगा। और वो रास्ता वही होगा जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एनडीए सरकार को पीडीए हराएगा।
और पीडीए क्या है? पीडीए वही है जिसके अधिकार एनडीए सरकार ने छीने हैं। दरअसल माना जा रहा है कि 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है। बैठक में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 15 दलों के नेता शामिल होंगे। दावा देश की 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का है। जो नीतीश कुमार जी के विपक्षी एकता के लिए किए जा रहे प्रयास हैं, ऐसे प्रयास न 2014 में किए गए, न 2019 में किए गए, और जो उपस्थिति की स्वीकार्यता हमारे पास आई है, हमारा उत्साह बढ़ाने। विपक्षी एकता पटना में होके रहेगी, और जिस दिन 1:1 हो जाएगा, अनुराग जी, आपको लौटकर हिमाचल में आराम करने जाना पड़ेगा। ये सरकार 2024 के बाद नहीं रहेगी। हालांकि इस बैठक से पहले ही विपक्ष के कई दलों के बीच मतभेद भी नजर आए हैं। दूसरा, सीटों के बंटवारे के गणित का फॉर्मूला अभी साफ नहीं, जिसे लेकर भाजपा और उसके सहयोगियों का तंज चुभने वाला है। ये हर लोकसभा चुनाव के पहले इस किस्म की विपक्षी एकता की कवायद होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। सबकी अपनी डपली अपना राग है, और कोई भी एक रोड मैप नहीं है। देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर चुनाव के पहले होती है, और इस बार भी हो रही है। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। अब इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार सीताराम का जाप करने लगा है। ये भ्रष्टाचार करने वाले, ये परिवारवाद करने वाले या क्षेत्रवाद करने वाले, विकास इनका एजेंडा नहीं है, मोदी हटाओ इनका एजेंडा है। अब भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल का तर्क अपनी जगह, लेकिन 2024 को लेकर हो रही महागठबंधन की कवायद सिरे चढ़ती है या नहीं, विपक्षी दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बनती है या नहीं, 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बाद ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रावधान की खबर ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने चुभने वाला वार किया है, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या वाला प्रावधान, धर्म की धुरी पर सियासी घमासान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर तेजी से काम और समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार की ओर से मांगे गए सुझावों पर पहले ही सियासी घमासान तेज था। ऐसे में उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रावधान होने की खबर ने सियासत को अनियंत्रित कर दिया है। बताया जा रहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए बढ़ती आबादी पर चोट करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत पॉपुलेशन कोड का भी प्रावधान किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड बिल 2018 की तर्ज पर कई प्रावधान किए जा सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2 बच्चों का प्रावधान किया जा सकता है। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाएं रोकी जा सकती हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही राज्य सरकार इस कानून को उत्तराखंड में लागू कर देगी। पिछले 1 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी लगातार जनता से संवाद कर रही कि आखिरकार किस तरीके से ये कानून लोगों के हित में होगा। आने वाले दिनों में जल्द ही देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। हालांकि क्या वाकई धामी सरकार इस दिशा में बढ़ रही है, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जरूर तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। 2 लाख से भी अधिक लोगों से उनके विचार लिए हैं, उनसे बात की है, अनेकों सामाजिक संगठनों से बात की है, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से बात की है, अलग अलग मत मानने वाले लोगों के बीच में जाकर उन्होंने बात की है। और बात हीट स्ट्रोक के जानलेवा अटैक की। तपती गर्मी के प्रहार ने पूर्वांचल में कोहराम मचा दिया है। वाराणसी से बलिया और देवरिया तक हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति बलिया की है। हीट स्ट्रोक का जानलेवा अटैक।
बलिया को बचा लो भगवान। जमीन जल रही है, आसमान तप रहा है, लू के थपेड़ सांसों पर भारी पड़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक के जानलेवा अटैक की सबसे भयावह तस्वीर बलिया की है। बलिया में पिछले 10 दिनों में हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से 128 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि बीते 2 दिनों में प्रशासन के एक्शन मरीजों की बढ़ती संख्या पर लगाम जरूर लगा रही। सोमवार को हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से बीमार हुए मरीजों की संख्या 125 दर्ज की गई, जो अब घटकर 100 के अंदर पहुंच गई है। हालांकि मरीजों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए अस्पताल में कूलर और एसी का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, शासन के द्वारा पूरी व्यवस्था जिला अस्पताल के लिए की गई है, तो स्थानीय स्तर पर कोई अव्यवस्था न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। आज मैंने देखा है, और अगर इसमें किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। चिंता की बात यह है कि सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद भी प्रशासन स्तर पर लापरवाही साफ नजर आ रही। बलिया के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल में लगाने के लिए आए एसी और कूलर स्टोर रूम में पड़े थे, जिस पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। ये क्यों नहीं यूज हो रहा है सर? इतना स्ट्रक्चर रखा हुआ है, 4 के अलावा भी तो ये एसी है सर। ये किस लिए आया है? लगाने के लिए सर। क्यों नहीं लगवाया अभी तक? अभी फेफना से आया है सर। कब आया? 1 महीना पहले। 1 महीना से इधर इतना गर्मी पड़ रही है तो क्या गाड़ी में लगवाएगा? नहीं, लिखो इसको, शोकास जारी करो सीएमएस को, और कौन इंचार्ज है इसको तो सस्पेंड करो। अच्छा, ये 20 पंखा रखा है, हर बेड पे लगा सकते हो, इसके खिलाफ रिपोर्ट चाहिए। ये हाल तब है जबकि अब तक गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। बलिया में 10 दिन में 128 लोगों की जान गई। देवरिया में 48 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ में गर्मी से 18 लोगों की जान गई। चंदौली में गर्मी से अब तक 12 लोग मर चुके हैं। वाराणसी में 7, फतेहपुर में 4, सोनभद्र में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पीलीभीत, नेपाल सीमा से सटे कई जिलों में गर्मी से बीमार होने के मामले लगातार सामने आ रहे। कुल मिलाकर कहें तो बढ़ता तापमान जिंदगी पर भारी पड़ रहा। बलिया से अजय भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।